नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स के सेशंस को करने वाले हैं। तो जहाँ तक हम लोग कल केमिस्ट्री के सेशंस को किए थे, तो जोहार झारखंड, आपका जेई वाली क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपने सेशन करते हैं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ा जाए। आज का सेक्शन जो हम लोग करने वाले हैं, आज का सेक्शन हम लोग का है केमिस्ट्री फिजिक्स का सेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फिजिक्स के सेक्शन पे हम लोग का क्या क्या क्वेश्चन आता है। चलिए, ये हम लोग आ गए हैं फिजिक्स के सेक्शन पे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, यानी कि प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर में जो आपका इमेज जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो उसकी छवि हमेशा कैसी होती है, आभासी या खड़ा होता है, या फिर वास्तविक या उल्टा होता है, या आभासी या उल्टा होता है, या वास्तविक या खड़ा होता है। ठीक है, देखो, प्लेन मिरर में हम लोग क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर खड़ा है, तो ये हम लोग को क्या होगा कि उतना ही दूरी पर प्लेन मिरर के हम लोग को अंदर में वो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को दिखेगा और वो हमेशा कैसा दिखता है, सीधा दिखता है। ठीक है, और मिरर के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो हमको आभासी दिखता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को लाइट चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एनालिसिस में हम लोग को ये पता चल रहा है। तो आप लाइट वाले चैप्टर को आराम से जा करके एक बार अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और नहीं तो होगा तो हम लोग एक बार क्या करेंगे कि आपको वन शॉर्ट वीडियो आपको दे देंगे लाइट का, जिसमें से कि ये सारे पॉइंट हम लोग कवर किए हुए रहेंगे। ठीक है, तो इस बात पे आप कमेंट जरूर करें ताकि हम लोग उसके लिए काम करें। आगे, द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल स्फेरिकल मिरर इज, पूरा एक गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण बोला है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर बोला है, इसमें से ये बोल रहा है कि एक होता है, ये पोल हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि इमेजिनरी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है थ्रू द पोल, तो उसको हम लोग क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर फोकल लेंथ, या तो फिर क्या बोला जाता है, पैरेलल लेंथ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रधान अक्ष। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रधान अक्ष। ठीक है, ये वाले लाइन को। तो इसका ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ये सही आंसर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि एक रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर विल पासेस थ्रू। बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर से ये हम लोग बना लेते हैं, ये हम लोग का कॉनकेव मिरर हो जाता है। ठीक है, और ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम लोग का यहाँ पर पोल हो जाता है। ठीक है, जिसको ध्रुव बोलते हैं। ये हम लोग लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका हाफ में हम लोग लेते हैं फोकस। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है, प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण, ठीक है, प्रमुख अक्ष के समांतर एक किरण, तो वो बोल रहा है कि वो कहाँ से गुजरती है। देखो, समांतर कब निकलेगा, जब कोई भी चीज को हम लोग क्या करेंगे, उसके फोकस से पार करेंगे और उसके समांतर होकर के निकलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा कि आपका प्रधान केंद्र बिंदु, यानी कि प्रिंसिपल फोकस के समांतर होकर निकलने के लिए हम लोग को कहाँ से पास करना होगा, उसको फोकस से पास करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई किरण अनंत से आती है तो वो उसकी फोकस से निकलती है, तो अगर फोकस से पार करेंगे तो वो क्या होगा, उसके समांतर होकर के निकलता है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 103 का, वो सही आंसर है। आगे बढ़ा जाए 104 पे, बोला द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन, अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफाइनाइट इंफिनिटी। अब देखो, ये हम लोग का क्या होता है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स आपका मिरर होता है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है इन्फिनिटिव से आता है, तो बोल रहा है कितना, तो बाबू बहुत पॉइंट साइज बनता है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्या बनता है, एकदम पॉइंट साइज बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, वो 4 का हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सही आंसर। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 105 पे, द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज द टीथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, यानी कि दंत चिकित्सक जो डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट लोग, वो रोगी के दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए कौन सा दर्पण को यूज करता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स। तो इसमें जो यूज किया जाता है, वो यूज करते हैं अवतल दर्पण को। ठीक है, कॉनकेव।
क्योंकि ये हम लोग को दाँत को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है, ठीक है? ताकि हम लोग को ये पता चल सके कि हम लोग को दाँत में कहाँ पर दिक्कत है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा 105 का वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? इज कांस्टेंट इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दिस इज नोन एज, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग को बोला जाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, जो म्यू इज इक्वल टू हम लोग का होता है साइन आई बटा साइन आर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा ये हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है? बी। आगे, विच अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इसमें से किसका हम लोग का अपर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका होता है, डायमंड का। डायमंड का आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2.4 के आसपास होता है, ठीक है? जिसकी वजह से हम लोग डायमंड पे जब भी लाइट पड़ता है तो वो बहुत ज्यादा लाइट को क्या कर देता है, अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समय। आगे क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 107 का सी। 108 का, द रिफ्रैक्टिव डायमीटर, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, ठीक है? एक गोलाकार लेंस का वृत्तीय वृत्ताकार रूपरेखा प्रभावी व्यास को क्या कहा जाता है, ठीक है? अपर्चर बोलते हैं, या फिर ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, या फिर पोल बोला जाता है, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है? तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका अपर्चर बोला जाता है, ठीक है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका अपर्चर बोला जाता है, ठीक है? ये इसके बाद द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी। सम क्वेश्चंस हम लोग का सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिसको कुछ बनाने के लिए आपको सोचना नहीं है, और लाइव चैप्टर से तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन बराबर क्या आया हुआ है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 110 पे बोला था ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, हम लोग का डायोप्टर होता है, ठीक है? देखो, ऐसा यूनिट का जो सेक्शन है आज ही मैंने सुबह वाली क्लास में करवाया था, ठीक है? जिसमें कि हम लोग बीमा बोल करके आता है डायमेंशन फार्मूला, उसमें मैंने आपका फार्मूला, यूनिट, ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला और ऐसा यूनिट वो सारा कवर किया है, तो आप जा करके वहां से आप देख सकते हो पूरा, उसमें जितना भी है हम लोगों ने कवर कर दिया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 110 का बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डायोप्टर होता है, ठीक है? डायोप्टर बोलो या फिर पर मीटर बोलो, ये हम लोग का होता है, मीटर होगा नहीं, पर मीटर हो सकता है। रेटिना ऑफ आइस इज रेटिना ऑफ आइस यानी आंख में नेत्र पटल है, ठीक है? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, या फिर लेंस है, या फिर ऑब्जेक्ट है, या फिर अपर्चर है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वो लाइट सेंसिटिव क्या है, स्क्रीन है। तो 111 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। द ह्यूमन आइज कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज कॉल्ड। अच्छा, क्या बोल रहा है कि आंख के लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करके विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया, अकोमोडेशन, या फिर नियर साइटनेस बोला जाता है, या फिर फार साइटनेस बोला जाता है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन करके आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, ठीक है? जिससे कि हम लोग एडजस्ट करने में मदद करते हैं। तो 112 का क्या हो जाएगा, जो है 112 का, ठीक है, वो हम लोग का सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए 113 पे, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आईज लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ, यानी कि आंख के लेंस की लंबाई परिवर्तित किसके क्रिया के द्वारा होते हैं, पुतली, रेटिना, या फिर सिलियरी मसल, या आइरिस? तो इसमें जो काम करता है वो हम लोग का काम करता है सिलियरी मसल्स। तो 113 का सी जो हो जाएगा वो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है? पुपिल तो आपका लाइट को एडजस्ट करता है, ठीक है? ज्यादा लाइट रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम लाइट रहेगा तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ताकि चीजों को देख सके, ठीक है? रेटिना जहां पर आपका इमेज बनता है। आओ, ठीक है? आगे, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विथ द एजिंग, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कि बोल रहा है कि उम्र बढ़ने के साथ आंख की सुविधा शक्ति कम हो जाती है, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस स्थिति को हम लोग को बोला जाता है प्रेस बायोपिया, ठीक है? जड़ा दूरदृष्टि, ठीक है? तो 114 नंबर जो क्वेश्चन है उसका कितना हो जाएगा, बी। आगे बढ़ा जाए 115 नंबर क्वेश्चन पे, एमंग द फॉलोइंग कलर विच बेंड्स द मोस्ट व्हेन द व्हाइट लाइट अंडरगोज द डिस्पर्सन इज, पूरा इंडिगो, रेड, ऑरेंज, येलो, मतलब कि जब सफेद प्रकाश की परिकर्णन होता है तब निम्न में से कौन सा रंग सबसे ज्यादा झुकता है? तो ये तो आप लोग को बताया गया था, ठीक है? जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से हम लोग को बोल रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा कौन झुकता है। तो इसके लिए देखो,
आप लोग के लिए एक ट्रिक बताया गया था विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर यानी कि ब्लू ग्रीन आपका येलो ऑरेंज। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडिगो है, ठीक है, इंडिगो यहाँ पर दिया हुआ है, वॉयलेट नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, वॉयलेट जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है सही है। अगर सॉरी इंडिगो जो है वो सही है, अगर वॉयलेट रहता तो सबसे ज्यादा वॉयलेट होता है, क्योंकि जब लाइट को हम लोग क्या करते हैं, व्हाइट लाइट को यहाँ से इंटर करते हैं तो ये क्या होता है, हल्का सा बेंट होता है और यहाँ पर ऐसे करके ये क्या करता है, 7 कलर में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ भी आता है, यहाँ पर आर आता है, इसी के बीच में हम लोग बोलते हैं, इसी को हिंदी में बहनिया पिनाला बोलता है, ठीक है, बहनिया पिनाला। तो हम मेरे को इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता है विबग्योर, तो उससे हम लोग याद रखते हैं। आगे, द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू, यानी कि तारे का टिमटिमाना के कारण क्या है, ठीक है, तो तारे का टिमटिमाने का कारण सिर्फ एक ही चीज है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज, थर्मल इफेक्ट है, बाल्विन इफेक्ट है, या फिर रमन इफेक्ट है, या फिर टिंडल इफेक्ट है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 116 है, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर 117 है उसका आपका क्या होता है, वो एक टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा, 117 का डी। आगे बढ़ा जाए 118 नंबर क्वेश्चन पे, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिंग ऑफ सन at sunrise and sunset is caused by scattering of light, reflection of light, effect, थर्मल इफेक्ट, या फिर एटमॉस्फेरिक डिप्रेशन। यानी आकाश का नीला रंग और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य का लाल रंग किसके कारण दिखाई देता है, आपका प्रकाश का विकर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर थर्मल प्रभाव के कारण, या फिर वायुमंडलीय विवर्तन के कारण। जो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, ठीक है, सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है और पूरे आसमान में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 118 का, ठीक है, 118 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 1 एम्पेयर करेंट इज, 1 एम्पेयर करेंट को क्या बोलते हैं, तो देखो Q बराबर हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, I/T, ठीक है, बराबर IT होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का फार्मूला क्या हो जाएगा, बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो यहाँ से I बराबर हम लोग का क्या निकल जाएगा, Q/T, यानी कि कूलम बाई पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि दिक्कत है, ठीक है। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT। तो यहाँ से हम लोग I निकाल सकते हैं, I बराबर हम लोग का क्या हो जाता है, Q/T, यानी कि चार्ज का कूलम हो गया, समय का सेकेंड हो जाता है, तो कूलम पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा 119 का। आगे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज इक्वल टू, यानी कि एक पॉइंट दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, VA माइनस का VB, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बड़ा वर्क डन बाई चार्ज बोला जाता है, या फिर चार्ज इंटू वर्क डन बोला जाता है, या चार्ज बाई वर्क डन बोला जाता है, या चार्ज स्क्वायर बाई वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा कि किया गया कार्य बाई प्रभाव, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई चार्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, यानी कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना कार्य करता है, ठीक है, तो वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है, बी इक्वल टू बाई क्यू, ये हम लोग का फार्मूला आता है। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है, वोल्ट होता है, कूलम होता है, या फिर जूल होता है। तो ये तो आपका वोल्ट होता है, ठीक है। तो 121 का जो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, 1 ओम इज इक्वल टू, 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 एम्पेयर बाई वोल्ट के। तो देखो V इज इक्वल टू हम लोग के पास फॉर्मूला क्या होता है, IR। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I, यानी कि 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर, ठीक है। तो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर किस में है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हम लोग का सही हो जाएगा, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पेयर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओम्स लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये बनता है। आगे बढ़ा जाए 123 नंबर क्वेश्चन पे। आज लग रहा है कि हमारे वाले क्वेश्चंस जो हैं इसमें शायद न्यूमेरिकल नहीं है, देख लो, यही हम लोग को समझना है। इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चंस को बनाने का बस एक ही फायदा होता है कि कभी कभी पेपर आपको ऐसा आ जाएगा कि पूरा कैलकुलेटिव रहेगा, ठीक है। और अभी अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन विल बी डन। तो यहाँ भी हम लोग का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया है, तो आपको हर चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर रखना है कि अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है तो उसमें भी करेंगे। हम लोग 2018 में देखे थे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग को पूरा लंबा लगा था, जो आपका रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा था 3:1 करके, जिसका आंसर आपका आया था, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, तो इफ द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर इज डबल,
देन द रिफ्लेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है, यानी कि अगर क्या बोल रहा है कि धातु की तार की लंबाई को अगर दुगना कर दे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोला, आधे से कम होता है, दुगुना होता है, या फिर एक चौथाई से कम होता है, या फिर चौगुना होता है, ठीक है। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 123 जो है इसका बी होगा, ठीक है, दुगुना होता है, कैसे करके देखो। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ द लेंथ ऑफ द मेटालिक वायर इज डबल, तो जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो अगर लेंथ को दुगना करेंगे, लंबाई को दुगना करेंगे, तो हमारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दुगना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। 123 का जो बी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ा जाए। द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, एसआई यूनिट क्या होता है, यानी प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट क्या होता है। इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी हम लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है 2018 वाले इस क्वेश्चन से। तो अब देखो हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जो रिपीटेड आ रहा है। तो आर इज इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला लेते हैं, रो एल बाई ए। तो रो इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाता है, आर ए बाई एल। तो यहाँ से ओम, और इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, तो मीटर मीटर कट गया तो क्या बचा, ओम मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 124 का, ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए 125 पे। और व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, यानी कि जब रेजिस्टेंस को हम लोग अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि चलो दो रेजिस्टेंस लिए, ठीक है, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ एक बैटरी लगा दिए, यहाँ से करंट अब हम लोग का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो बोल रहा है कि द करेंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, यानी जो करंट होगा वो हर रजिस्टर में सेम होगा, एज द टोटल करंट इन द सर्किट, यानी कि जितना टोटल करंट होगा सर्किट में, मान लो कि अगर 2 एम्पेयर होगा तो क्या सभी रेजिस्टेंस में 2 ही एम्पेयर करंट फ्लो होगा, ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा है। दूसरा, द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज द सेम एज द वोल्टेज, यानी कि अगर वोल्टेज यहाँ भी है तो क्या दोनों रेजिस्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज सेम। या फिर द सम ऑफ करंट पासिंग थ्रू द ईच रजिस्टर इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, यानी कि अगर करंट इसमें आई फ्लो होता है, यहाँ पर आई फ्लो होता है, तो इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, तो क्या I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, ठीक है, आराम से एक्सप्लेनेशन समझना। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट। देखो अब एक चीज जानो, जब भी किसी करेंट सर्किट होता है, अगर सर्किट आपका सीरीज में है तो सीरीज में आपका ये खासियत है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका अलग अलग होगा, और ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जो करेंट होगा वो सेम होगा। अगर सीरीज अगर पैरेलल है, ठीक है, अगर सीरीज अगर आपका सर्किट अगर पैरेलल है, इस कंडीशन में है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट के बीच में सेम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर करेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको यही समझना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, 125 का ए जो है सही है। आगे बढ़ा जाए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। लो आ गया पैरेलल का कंडीशंस। मान लीजिए कि ये आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, एक रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ से कनेक्टेड है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल कंडीशन में कनेक्टेड है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया, हम मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं कितना, R2। तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक्स में अगर बताएं तो R इक्विवेलेंट जब पैरेलल में रहता है तो इसको शॉर्ट में हम लोग दो रेजिस्टेंस के लिए बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू, ठीक है, अब बाई सम ऑफ टू, यानी कि दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट अब बाई सम ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू बाई सम ऑफ टू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, 126 का डी हमारा सही आंसर होगा। और ऐसे अगर जनरल फार्मूला की बात करें तो जनरल फार्मूला इज इक्वल टू आरपी इज इक्वल टू होता है 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस का 1 बाई R2 प्लस का 1 बाई R3 और डॉट 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 प्लस का 1 बाई Rn। अब जितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है आप इसके थ्रू कर सकते हैं, लेकिन दो रजिस्टर के लिए हम लोग के पास फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू बाई सम ऑफ टू। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 126 का डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए 127 पे, बोला अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, द हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इज, ये तो आई ये चीज इक्वल टू होता है आपका आई स्क्वायर आर टी, मतलब कि जितना करंट है वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के और टाइम के। तो कहाँ पर है आपका आई स्क्वायर आर टी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 127 का वो क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा, सब क्लास 10 का है। आगे 1 वाट इज इक्वल टू 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 वाट 1 भी है, ठीक है, या 1 आपका 1 वाट इज इक्वल टू 1 ए
वन बी, ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा, ठीक है, 128 का, वो आपका होता है 1/t इक्वल टू आपका वी ए, यानी कि पी इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, वी ए लेते हैं, तो ये 1 वोल्ट, ठीक है, इंटू 1 एम्पेयर, तो क्या हो जाएगा 1 वॉट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे, द कॉमर्शियल यूनिट इन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट हम लोग को क्या लेते हैं एनर्जी के लिए, किलोवाट आवर लिया जाता है, किलोवाट पर आवर लिया जाता है, या किलोवाट वाट स्क्वायर आवर स्क्वायर लिया जाता है, या किलोवाट आवर स्क्वायर लिया जाता है, तो इसमें जो लिया जाता है वो हम लोग का जनरली आप लोग सुने होंगे, ठीक है, किलो वॉट आवर लेते हैं, ठीक है, यानी एक यूनिट जिसको हम लोग बोला जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 129 का ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, खत्म, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सही है लग रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एरिया नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 130 का, वो हम लोग का क्या लग रहा है, सही लग रहा है, ठीक है, तो 130 का बी हमारा सही आंसर। आगे बढ़ा जाए, लास्ट 131 बोल रहा है कि कंडक्शन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयंस आर मेड बाय द एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल इज, बोल रहा है कि ब्रेड टोस्टर और विद्युत स्त्री जैसे विद्युत गर्मी उपकरण संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु द्वारा बनाए जाते हैं, क्यों, बोला एलॉय हैव द लो रेजिस्टेंस, एलॉय हैव द हाई रेजिस्टेंस, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है, तो 131 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, एलो हैव द हाई रेसिस्टिविटी, एक चीज देखो हाई रेसिस्टिविटी होगा तभी तो इफेक्ट उसमें देगा, इसके वजह से हम लोग उस चीज के लिए जिस चीज के लिए उसको बना है उस चीज का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए 132 नंबर क्वेश्चन पे, 132 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, a current through the horizontal power line flux through the east to west direction, ठीक है, east to west direction, इस डायरेक्शन में the direction of magnetic field at point directly below the power line is, हो रहा है कि एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर धारा प्रवाहित होती है, तो विद्युत शक्ति के सीधे नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा, यानी कि नॉर्थ से किधर की तरफ होगा, आपका साउथ तरफ होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए 133 पे, ठीक है, 133 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द कैरिंग करंट कॉइल हैविंग एन टर्न इज इक्वल टू, वो हैविंग अगर एन टर्म है तो उस चीज को किस चीज पे डिपेंड करता है, बोला एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ द लार्ज एज द प्रोड्यूस बाय द सिंगल टर्न, या एन टाइम्स ऑफ द लार्ज एज द प्रोड्यूस बाय द सिंगल टर्न, या 1/n के होता है सिंगल टर्म में, या फिर विल बी द सेम प्रोड्यूस बाय द, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी एन टाइम्स ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि बी नंबर जो क्वेश्चन है, यानी कि एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल भारी द्वारा उत्पादित हो। 134 नंबर जो क्वेश्चन है, 134 नंबर क्वेश्चन का हम लोग क्या हो जाएगा, हो रहा है कि द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड can be used to magnetize a piece of magnetic material like the soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called, बोल रहा है कि परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उपयोग कुंडल के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नरम टुकड़े लोहे को करने में, ठीक है, चुंबकीकृत करने के लिए जो चुंबक बनता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबक, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। 134 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए 135 पे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, यानी कि विद्युत धारा वहन करने के लिए सीधे, ठीक है, परिनालिका भीतर के चुंबक क्षेत्र क्या होते हैं, जीरो होते हैं, या फिर डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड इट्स एंड, इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड इट्स एंड, इज सेम एट ऑल पॉइंट, इसका जो आंसर होगा 135 का वो क्या होता है, इज सेम एट ऑल पॉइंट, के अंदर सब सेम, ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, सब सेम लेते हैं।
थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए 136 नंबर क्वेश्चन पे। हो रहा है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड द डायरेक्शन। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो फोर फिंगर होता है बाएं आदि आपका तर्जनी, वो किस चीज को दिखाता है। ठीक है, तो बोला इलेक्ट्रिक करंट को, मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर फोर्स एक्सर्टेड को, या फिर मोशन ऑफ द कंडक्टर को। तो 136 नंबर क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को। देखो इसके लिए आप ये याद रख सकते हो, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, फादर फोर्स, मदर आपका मैग्नेटिक फील्ड, और सी मतलब क्या होता है, करेंट को। ठीक है, ये आपका इस तरह से आप याद रख सकते हो, फादर मदर चाइल्ड। यानी कि अंगूठा आपको बता देगा फोर्स, तर्जनी आपको बता देगा ये, मिडिल फिंगर आपको बता देगा करंट। तो फादर मदर चाइल्ड आप ये याद रख सकते हो। और राइट हैंड में मम्मी मौसी चाइल्ड है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो राइट हैंड के लिए, फादर मदर चाइल्ड आपको याद रखना है। आगे 137 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द डिवाइस दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट, यानी कि उस उपकरण को किसी परिपथ में विद्युत धारा पता लगाने के लिए किस चीज का हम लोग यूज करते हैं, बोला गया वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर रजिस्टर, या फिर डायोड। ठीक है, तो जो 137 नंबर जो क्वेश्चन है, 137 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा भी अगर फ्लैक्चुएशन होता है, ठीक है, तो वो हम लोग का गैल्वेनोमीटर जो होता है वो बता देता है। 137 का बी हमारा सही आंसर होगा। आगे, द बेसिक फेनोमेना ऑफ द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज, विद्युत जनरेटर के कार्य के तहत बुनियादी घटना क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर हॉल इफेक्ट, या फिर फेरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिक जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ये जो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसलिए 34 जो है होगा उसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ द कॉपर इज rotated in the magnetic field, the direction induced in the current changes once each, 2 revolution, 1 revolution, half revolution, या फिर 1/4 revolution। यानी कि पूरा एक रेक्टेंगुलर कॉपर कॉइल है, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, रोटेट इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है। तो वो क्या होगा, 1 रेवोल्यूशन के बाद, 2 रेवोल्यूशन के बाद, तो इसका आंसर जो होगा होता है हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि हाफ रेवोल्यूशन ही लेगा तभी क्या हो जाता है, हम लोग का परिवर्तित हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी 139 का। हाफ रोटेशन के बाद ही हम लोग को उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, विद्युत जनरेटर में आप लोग देखे होंगे, या विद्युत मोटर में इस तरह से आपको लगा होता है, इधर होता है ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी लेते हैं, तो ये इंड इधर आ जाता है और ये इंड इधर आ जाता है, जिसमें हम लोग को यहाँ पर लगा होता है कार्बन ब्रशेस, तो वहां पर हम लोग को करंट का डायरेक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। आगे इसका आंसर से हो जाएगा 140 का जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन क्लोजर टुगेदर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, वीकर, कांस्टेंट एंड नन ऑफ द येस, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक साथ दिखाया जाता है जहां चुंबक क्षेत्र, ठीक है, जहां चुंबक क्षेत्र आपको क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो 140 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे 141 का हो रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट रेजिस्टेंस, रजिस्टर, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर आयरन कोर। तो इसका आंसर होगा, ठीक है, वो बार मैग्नेट की तरह होगा। ठीक है, बार मैग्नेट की तरह ही हम लोग को क्या दिखता है, इक्वल दिखाई देता है। ठीक है, बार मैग्नेट की तरह। आगे बढ़ा जाए, अगला नंबर है, बोल रहा है कि द एसी सप्लाई ऑफ द हाउस इज 220 वोल्ट, ठीक है, एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिया जाता है इंडिया में, और अदर कंट्री की बात करें यूएसए में, तो वहाँ 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। वन ऑफ द वायर इन द सप्लाई, आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों इंडिया में 50 हर्ट्ज का यूज करते हैं, और आपका यूएस में जो होता है वो 60 हर्ट्ज का क्यों यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी का। आप रीजन बिल्कुल कमेंट करोगे अगर आप वीडियो को हमारे देख रहे हो तो, ठीक है, सीरियस होकर के आप निकालना चाह रहे हो तो आपको बिल्कुल कमेंट करना है इसके लिए। इन दिस सप्लाई विथ अ रेड इंसुलेशन इज कॉल्ड, हो रहा है कि घरों में एसी 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की है, तो आपूर्ति के तारों के लिए लाल इंसुलेशन के साथ लाल इंसुलेशन के साथ है, जिसे कहा जाता है, यानी कि लाइव वायर बोलते हैं, या फिर न्यूट्रल वायर, या फिर अर्थ वायर, या फिर आपका नॉन ऑफ दी एबव।
तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, उसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, जो लाल वायर को यूज करते हैं वो आंसर हो जाएगा हम लोग का लाइव वायर, और जो ब्लैक होता है वो हम लोग का क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, 142 का ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए 143 नंबर क्वेश्चन पे, 143 हो गया है। बोला द फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक घटना है किस चीज का, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द current passing through the coil, inducing current, inducing electric current in a coil due to the relative motion between the magnet and the coil। तो ज्यादातर लग रहा है कि हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये करंट को इंड्यूस करने का काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आगे बढ़ा जाए 144 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही आंसर। 144 में बोला क्या, एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है द करंट इन द सर्किट रिड्यूस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हेवली या फिर वेरी कंटिन्यूअसली। तो शॉर्ट सर्किट के समय में जो करंट होता है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हेवली, करंट बढ़ जाता है। ठीक है, आगे 145 नंबर क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड, उस डिवाइस का हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत प्रवाह को उत्पादन के उपयोग की जाने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, आमीटर या फिर मोटर। 145 का जो आंसर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 145 का, ठीक है, वो सही हो जाएगा। आगे 146, द सेफ्टी डिवाइस यूज टू प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट बचने के लिए हम लोगों को कौन सा सुरक्षा उपकरण को यूज कर लगाते हैं, रजिस्टर, फ्यूज, मोटर या फिर जनरेटर। ठीक है, तो आप सब जान रहे हो, ऑप्शन आपको पढ़ते के साथ पता चल गया होगी, हम लोग उस चीज के लिए क्या यूज करते हैं, फ्यूज। फ्यूज का होना क्या हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, इससे क्या होगा कि अगर कुछ भी सर्किट पे अगर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, हेवी करंट का अगर फ्लो होता है, तो फ्यूज हमारा रहेगा, जो चार्जिंग जो जो हम लोग का पोस्टिंग जो है बड़ा वाला डिवाइस पे, वो डिवाइस नहीं ब्रेक होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए 147 नंबर क्वेश्चन से, आखिरी स्लाइड से हम लोग का, पूरा द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हम लोग का, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, opposite to the direction of flow of electron, perpendicular direction of flow of current, there is a no direction of the current is due to the flow of electron। तो ऐसा तो है नहीं, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर है, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। आगे, a piece of wire resistance R is cut into the 5 equal parts, मतलब है कि ये इसको कितने भाग में बांट रहा है, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, these part are connected in parallel। ठीक है, और ये पार्ट क्या हो रहा है, पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा है। तो if the resistance of the combination R dash, यानी कि R dash का कॉम्बिनेशन हम लोग का कितना होगा, यानी कि आप लोग को 5 इक्वल पार्ट्स में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये देखो, ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी का है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस ये जो हम लोग जो क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हम लोग के एनसीईआरटी से कहाँ, हाँ, चैप्टर वाले क्वेश्चन से आया। ऑफलाइन के वाले क्लास में मैं जो सॉल्व करवा रहा था, तो ये यहाँ का है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग का बहुत बड़ा है। ठीक है, ये ऐसे तो आंसर इसका हम लोग का आ जाएगा 25। ठीक है, आप इसको क्या कर देखना, ठीक है, कॉम्बिनेशन आपको करके देखना, इसमें आपको वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा इसके। आगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आर बाई आर डैश, ये आपको करना है। तो आगे लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, यानी कि इसमें से कौन सा क्या होता है, आपका पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वुड, गोबर गैस, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर कोल। तो 149 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा एक गैर पारंपरिक स्रोत है, सोलर एनर्जी आंसर है। ठीक है, तो आप कमेंट करोगे, मैं भी इसको कमेंट करके देख लेता हूँ कि इसमें क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द